जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत आपका डिजिटल किसान क्लासेज में। आज का जो सेशन रहेगा वो जेड 2025 का रहेगा। ठीक है, इसकी संपूर्ण व्याख्या सहित पेपर को हल करवाया जाएगा। तो बिना समय गवाए अपन आज की शुरुआत करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला जो क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी स्थिति में तुलनात्मक रूप से लंबी अवधि के दौरान मौसम की सामान्यकृत स्थिति या की स्थिति का योग है। ठीक है, तो लंबी अवधि का इन चार ऑप्शन में से कौन सा है, तो उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है जलवायु। तो जलवायु की अपन बात करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में डेफिनेशन देखते हैं। अधिक वर्षों का मौसम, अधिक वर्षों का मौसम, अधिक वर्षों का मौसम। दूसरा देखते हैं पर मौसम, कौन सा देखते हैं, मौसम। आज का हाल, आज का हाल, आज के हाल क्या क्या है उसके बारे में। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं पर्यावरण, हमारे चारों तरफ का आवरण, चारों तरफ का आवरण। चौथा ऑप्शन देखते हैं आर्द्रता, हवा में नमी, हवा के अंतर्गत जो नमी का जो कंटेंट है वो आर्द्रता कहलाती है। हमारे चारों तरफ का जो आवरण होता है वो पर्यावरण कहलाता है। आज का हाल, आज का हाल समझ में आ रहा है कि प्रति घंटे, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह जो स्थिति होती है उसको कहा जाता है मौसम। ठीक है, और अधिक वर्षों का मौसम मतलब जो मौसम होता है, अधिक वर्षों का मौसम की बात करें तो 30 वर्ष या उससे अधिक अधिक वर्षों का जो मौसम होता है उस स्थिति को अपन कहते हैं, यहां पर क्या कहते हैं, जलवायु। तो आपका जो आंसर वो मिल चुका है कि लंबी अवधि पूछा आपको, कौन सी अवधि पूछा है, लंबी अवधि पूछा है। तो आंसर नंबर क्या जाएगा इसके अंतर्गत, फर्स्ट। याद रखना है आंसर नंबर फर्स्ट जाएगा, लंबी अवधि। आंसर नंबर फर्स्ट लंबी अवधि क्यों जा रहा है, क्योंकि अधिक वर्षों का मौसम, अधिक वर्ष भी कितने हैं, 30 वर्ष, 30 वर्ष या उससे अधिक, उससे अधिक। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते जाइए, आनंद आएंगे प्रत्येक प्रश्न में आपको। सेकंड प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी सिंचाई विधि लहरदार, कौन सी सिंचाई विधि लहरदार स्थलाकृति के लिए सर्वोत्तम है। लहरदार पूछा आपसे, तो देखिए चेक बेसिन क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं चेक बेसिन की। तो जो समतल भूमि होती है, कौन सी भूमि, समतल भूमि। इस समतल भूमि में क्यारियां बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, क्यारियां बनाई जाती है, जिसको अपन चेक बेसिन कहते हैं। ठीक है, फर्रो क्या होता है भाई, फरो, फरो क्या होता है, फसलों के बीच में, किसके बीच में, फसलों के बीच में, फसलों के बीच में नालियां बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है भाई, फसलों के बीच में नालियां बनाई जाती है। तीसरा स्प्रिंकलर, जो ढलान वाले जो स्थान होते हैं, कौन से स्थान, ढलान वाले जो स्थान होते हैं, साथ ही साथ जो उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ जो भूमि होती है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत क्या, कौन सा सिस्टम अपनाते हैं, स्प्रिंकलर अपनाते हैं। कौन सा अपनाते हैं, स्प्रिंकलर अपनाते हैं। तो जो अपना आंसर है फोर्थ इसमें आ रहा है ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर मिल चुका आपको, क्या मिला है कि स्थलाकृति, लहरदार स्थलाकृति के लिए सर्वोत्तम है। ऐसी कौन सी सिंचाई की पद्धति है जो लहरदार स्थलाकृति के लिए सर्वोत्तम है। तो आंसर आ चुका है यहां पर, कौन सा, स्प्रिंकलर। कौन सा, स्प्रिंकलर। चेक बेसिन आपके समझ में आ गया, साथ ही साथ उम्मीद करता हूं फर्रो आपके समझ में आया है। ठीक है, स्प्रिंकलर आपके समझ में आ गया, ढलान वाली, उबड़ खाबड़। तो आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, देखते जाइए, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको मजे आने वाले, देखते जाइए। नेक्स्ट देखिए, क्राइटोबेगस, क्राइटोबेगस प्रजाति, भाई क्राइटोबेगस जो प्रजाति है वो प्रजाति कौन सी है,
क्राइटोबेगस जो प्रजाति है वो प्रजाति कौन सी है? सल्वीनिया। कौन सी प्रजाति है? सल्वीनिया। सल्वीनिया, सल्वीनिया प्रजाति। ये जो प्रजाति है एक जलीय प्रजाति होती है। जलीय, कौन सी प्रजाति होती है? जलीय प्रजाति। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट आता है जाइगोग्रामा बाइक्लोलोराटा। जाइगोग्रामा बाइक्लोलोराटा। तो ये जो प्रजाति होती है पार्थेनियम के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? पार्थेनियम के। देखिए ये जो सभी बता रहे हैं आपको, सल्वीनिया, ये सब वीड्स होते हैं। क्या होते हैं? वीड्स होते हैं। तो ये जलीय खरपतवार है। कौन से खरपतवार है? जलीय खरपतवार है। ये याद रखना आपको, सल्वीनिया। नेक्स्ट आता है पार्थेनियम। तो पार्थेनियम के लिए जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा। नेक्स्ट आता है एगासिस हाइग्रोफिल्ला। एगासिस हाइग्रोफिल्ला। हाइग्रो मतलब इसमें हाइग्रो में छुपा हुआ है। हाइग्रो, हाइग्रो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नाम से आप याद रखिए भाई, H2O के नाम से। तो ये जो होता है जलकुंभी। क्या होता है? जलकुंभी के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट होता है डेक्टिलोपियस टोमेंटोसस। ये होता है नागफनी के लिए। किसके लिए होता है? नागफनी के लिए। नागफनी, नागफनी के लिए होता है। तो आपका आंसर मिल चुका है आपको। पार्थेनियम का जैविक नियंत्रण एजेंट है भाई। पार्थेनियम का जैविक नियंत्रण एजेंट कौन सा है? क्राइटोबेगस। क्राइटोबेगस जो प्रजाति है उसके लिए सल्विनिया जलीय जो खरपतवार है उसके लिए होता है। जाइगोग्रामा बाइक्लोरोराटा है जो पार्थेनियम के लिए होता है। साथ ही साथ एगासिस हाइग्रोफिल्ला जो होता है वो जलकुंभी के लिए लिया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपका है डेक्टिलोपियस टोमेंटोसस, वो आपके नागफनी के लिए लिया जाता है। तो राइट आंसर जाइगोग्रामा बाइक्लोरोराटा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अरे वाह, कितना इजी क्वेश्चन आया। देखो थोड़ा सा घुमाया है, ठीक है, बाकी बिल्कुल इजी है। आपसे पूछा गया है मोती बाजरा का वानस्पतिक नाम है। किसका? मोती बाजरा। ये जो बाजरा है, बाजरे की किस्म होती है मोती। कौन सी होती है? मोती। तो पूछा गया यहां पर कि मोती बाजरा का वानस्पतिक नाम है होर्डियम वल्गेर। किसका है भाई? होर्डियम वल्गेर। जो का किसका होता है? जो का। एलुसीन कोरकाना किसका होता है भाई? रागी। रागी का होता है, रागी का। रागी देखिए, रागी। नेक्स्ट होता है टिट्रिकम एस्टियम। ये होता है गेहूं का। किसका होता है? गेहूं का होता है। और साथ ही साथ पेनिसेटम ग्लूकम। किसका? पेनिसेटम ग्लूकम। तो ये जो होता है ये आपके बाजरा का है। किसका है? बाजरा का। तो राइट आंसर इसमें मोती बाजरा पूछा है तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? पेनिसेटम ग्लूकम। रागी का आप ध्यान रखना है एलुसीन कोरकाना। एलुसीन कोराकाना, इसका आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरजमुखी किस फैमिली से संबंधित है? सूरजमुखी किस फैमिली से संबंधित है? सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रेमिनी कुल के अंतर्गत। ग्रेमिनी कुल के अंतर्गत जो घास वाली जो फसलें हैं, कौन सी फसलें? घास वाली जो फसलें हैं, एक तो ये कुल आता है लगभग पूरा। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंतर्गत गेहूं आ गया आपका जो आ गया, आदि फसलें आती इसके अंतर्गत। ठीक है, मालवेसी की अपन बात करें तो मालवेसी के अंतर्गत जो टॉप फसल आपकी कपास आता है एग्रोनॉमी का। और हॉर्टिकल्चर की अपन बात करें तो भिंडी आती है, एबलेस मोस्कस एस्कुलेंटम। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेग्यूमिनेसी पे आ जाइए। इस पे आ जाइए, लेग्यूमिनेसी पे। अब लेग्यूमिनेसी में क्या आती है? सभी दलहन फसल आती है, सभी दलहन फसलें। अब दलहन फसल आपको पता है चना वगैरह हो गया आपका, उड़द हो गया, मूंग हो गया। ठीक है, कंपोजिटी की बात कीजिए। कंपोजिटी में जो पहली आपकी जो फसल आएगी सूरजमुखी। आपके जो गेंदा फसल है, गेंदा। ठीक है, तो ये कंपोजिटी के अंतर्गत आता। तो देखिए आपका आंसर कौन सा रहा यहां पर? कंपोजिटी जाएगा, बाकी सभी कुल आपके सामने है। नेक्स्ट देखिए, एक बारहमासी खरपतवार है, एक बारहमासी खरपतवार है। सबसे पहले आता है साइनोडोन डेक्टाइलोन। किसका है ये? किसका है बताइए? साइनोडोन डेक्टाइलोन, धूप घास का। किसका ये? धूप घास का। नेक्स्ट देखिए,
अल्टरनेथेरा इचिनाटा, अल्टरनेथेरा इचिनाटा किसका है बताइए? ये अल्टरनेथेरा इचिनाटा ये जो है अल्टरनेथेरा इचिनाटा ये भी आपका वीड है। कौन सा वीड है कमेंट्स में बताइए, कौन सा वीड है बताइए, कौन सा वीड है? जोईवीड। कौन सा वीड है? जोईवीड। याद रखना आपको, जोईवीड, जोईवीड। नेक्स्ट देखिए आर्जिमोन मेक्सिकाना, आर्जिमोन मेक्सिकाना सत्यनाशी। कौन सा है? सत्यनाशी, सत्यनाशी। नेक्स्ट देखिए अमरांथस विरिडिस, अमरांथस विरिडिस, अमरांथस विरिडिस किसका है? जंगली चौलाई का, जंगली चौलाई, जंगली चौलाई का। अब देखिए जो ये है इसके अंतर्गत जो साइनोडोन डेक्टाइलोन है ये आपका 12मासी खरपतवार है। कौन सा खरपतवार है? 12मासी खरपतवार है। ठीक है, बाकी जो खरपतवार आपका वो वार्षिक खरपतवार होते हैं। कौन से खरपतवार होते हैं? वार्षिक खरपतवार। तो याद रखना है ये भी आपका वार्षिक खरपतवार। कौन सा खरपतवार है? वार्षिक खरपतवार, वार्षिक खरपतवार, वार्षिक। ये भी आपका वार्षिक और ये भी आपका वार्षिक। तो आपका आंसर कौन सा है? साइनोडोन डेक्टाइलोन ये होता है 12मासी। कौन सा होता है? 12मासी। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हुआ? साइनोडोन डेक्टाइलोन। नेक्स्ट ले आगे देखिए सामान्यतः एफआईएम में प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। सामान्यतः एफआईएम में नाइट्रोजन का कंटेंट पूछा है भाई आपसे, तो नाइट्रोजन का जो कंटेंट होता है वो कितना होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए आधा चौथाई आधा के नाम से आप याद रखिए, आधा चौथाई आधा, या आप अठन्नी चवन्नी अठन्नी भी बोल सकते हो। तो देखिए अठन्नी चवन्नी अठन्नी, सबसे पहले एनपीके देखिए, एनपीके तो अठन्नी 0.50, फिर आपके 0.25 और फिर आपके 0.50। आप आधा चौथाई आधा भी कह सकते हो और अठन्नी चवन्नी अठन्नी भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछा क्या गया है? सामान्यतः एफआईएम में प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। एफआईएम में नाइट्रोजन आपके निकल के आ गया, कितना हो रहा है? 0.50। तो आंसर कौन सा चल जाएगा? 0.50। बाकी ये सभी ऑप्शन को क्या कर दोगे आप? क्रॉस कर दोगे। ठीक है, याद रखना ये ट्रिक है देखने की। अगला देखिए, हाँ भाई एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। कौन सी मिट्टी, कौन सी मिट्टी अधिक पानी को रोक सकती है? ऐसी कौन सी मिट्टी है जो अधिक पानी को रोक सकती है? देखिए मैं आपको बता देता हूं उसमें पहले ही आपको कि जिनके जो कण होते हैं बिल्कुल छोटे होंगे, जिनके कण क्या होंगे? छोटे होंगे, वही पानी को सर्वाधिक रोकेगी। ठीक है, अब देखने आपको कले कणों का आकार कितना होता है वहां पर चल जाइए आप। ठीक है, अब यहां पर देखिए आपके ऑप्शन क्लियर करवाते हैं। जो बलुआ है, कौन सा है? बलुआ है, इसके जो कण होते हैं अधिक अधिक बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? अधिक बड़े होते हैं। तो पानी का जो रिसाव वो निकल जाता है, सोखने की क्षमता नहीं है पानी को, ये याद रखना आपको। सिल्ट के होते हैं, मध्यम होते हैं भाई, मध्यम। ठीक है, इसके भी लगभग मध्यम ही होते हैं। और जो सबसे बारीक जो कण होते हैं वो किसके होते हैं? कले के होते हैं। किसके होते हैं? कले के होते हैं। ये जो कले से थोड़ा अच्छा है मृदा। ठीक है, बाकी बलुई दोमट मृदा ये जल निकास के लिए उपयुक्त मृदा है। किसके लिए? जल निकास के लिए। याद रखना आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जल निकास के लिए उपयुक्त जो सोयल होती है वो कौन सा जाएगा? आपका बलुई दोमट मृदा जाएगा। लेकिन आपसे प्रश्न में पूछा है कि कौन सी मिट्टी अधिक पानी को रोक सकती है। भाई ऐसी कौन सी सोयल है जो अधिक पानी को रोक सकती है? तो आंसर यहां पर जा रहा है कि सबसे बारीक जो सोयल होती है वही अधिक पानी को रोक सकती है। तो आपका आंसर जाएगा कले। कौन सा जाएगा? कले। याद रखना है बेटा, कले जाएगा। और अत्यधिक जल निकास वाली या जल निकास युक्त जो मृदा होती है यदि वो आपसे पूछ ले तो कौन सा जाएगा? बलुई दोमट जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी एक छूट गया ऊपर, देखिए
थोड़ा एक रह गया। हाँ 9वें पे आ जाइए। एजेक्टोबैक्टर है एक, एजेक्टोबैक्टर है सहजीवी जैव उरक। कौन सा? सहजीवी जैव उरक। सहजीवी जैव उरक के अंतर्गत आपको पता है क्या था? राइजोबियम पढ़ा है आपने? कौन सा आता है? राइजोबियम। गैर सहजीवी जैव उरक, कौन से? गैर सहजीवी जैव उरक, इसके अंतर्गत आता है एजेक्टोबैक्टर और एजोस्पिरिलियम। एजेक्टोबैक्टर और एजोस्पिरिलियम। शाकनाशी, देखिए शाकनाशी क्या होता है? शाकनाशी होता है खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। किसको नष्ट करने के लिए भाई? खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किए जाते हैं। और साथ ही साथ बात करें कि कवकनाशी क्या होता है? किसकी बात करें? कवकनाशी क्या होता है? फफूंद। फफूंद को नष्ट करने के लिए। अब भाई आपका आंसर देख लीजिए, कौन सा जा रहा है? सहजीवी जैव उरक के अंतर्गत अपन ने बात किया कि राइजोबियम आएगा। गैर सहजीवी उरक के अंतर्गत बात किया कि एजोक्टोबैक्टर आएगा, एजोस्पिरिलियम आएगा। साथ ही साथ शाकनाशी के अंतर्गत अपन ने बात किया खरपतवारों को नष्ट करने के लिए आएगा। और साथ ही साथ शाकनाशी के अपन ने बात किया तो फफूंद को नष्ट करने के लिए आएगा। राइट आंसर आपके सामने है, कौन सा जा रहा है? बी। राइट आंसर कौन सा जा रहा है भाई? बी जा रहा है, याद रखिए कौन सा जा रहा है राइट आंसर? बी। गैर सहजीवी जैव उरक होते हैं एजोक्टोबैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आईएए, आईएए, आईएए का काम क्या होता है भाई? क्वेश्चन कौन सा आपका? शाकनाशी के रूप में प्रयुक्त वर्दी हार्मोन है। ऐसा कोई हार्मोन है इसके अंतर्गत जो शाकनाशी के लिए वर्दी करता हो? वर्दी हार्मोन पूछा है यहां पर। ठीक है, तो देखिए इंडोल एसिटिक एसिड है, ये कौन सा है? वर्दी हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? वर्दी हार्मोन है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो हार्मोन है ये कृत्रिम होता है। ठीक है, कृत्रिम हार्मोन। जो इंडोल ब्यूटायरिक एसिड है ये हार्मोन होता है जड़ों की उत्पत्ति। ठीक है, जड़ उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? जड़ उत्पन्न करने वाला हार्मोन। नेक्स्ट 2,4-D आपका, यह आपका शाकनाशी है। कौन सा भाई? शाकनाशी है। गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। कौन सी पत्तियों को? चौड़ी पत्ती वाले, शाकनाशी होता है। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, याद रखना खरपतवारों को, वीड्स को नष्ट करने के लिए। और जो ये होता है ये भी वर्दी हार्मोन होता है, वर्दी हार्मोन। और जो ये हार्मोन होता है 2,4-D ये कृत्रिम होता है भाई। कौन सा हार्मोन होता है? कृत्रिम हार्मोन होता है। देखिए कितने सारे क्वेश्चन हो चुके इसके। ये जो होता है शाकनाशी वर्दी हार्मोन होता है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, कृत्रिम हार्मोन होता है। ठीक है, तो आंसर आपका एप्सिक एसिड। ये नेक्स्ट हार्मोन भी है एप्सिक एसिड, ये भी वर्दी हार्मोन होता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन होता है? वर्दी हार्मोन। वर्दी हार्मोन होता है, कमेंट में बताइए, बताइए एप्सिक एसिड वर्दी हार्मोन होता है क्या? कमेंट करके बताना है जरूर। बट होता है क्या? नहीं होता, याद रखना है। एप्सिक जो एसिड होता है वर्दी हार्मोन नहीं होता, वर्दी अवरोधक हार्मोन होता है। कौन सा होता है? याद रखना है, वर्दी अवरोधक, अवरोधक हार्मोन, वर्दी अवरोधक हार्मोन। भाई एप्सिक एसिड जो होता है वो वर्दी अवरोधक हार्मोन होता है, याद रख लेना। आईएए कृत्रिम हार्मोन होता है जो वर्दी को बढ़ाने का काम करता है। इंडोल ब्यूटायरिक एसिड जो होता है वो जड़ उत्पन्न करने वाला हार्मोन होता है, जड़ों की जो उत्पत्ति होती है।
वो इसके कारण ही है, आईबीए की माध्यम में, आईबीए की देन है, ठीक है, आईबीए की देन है। 2,4-D होता है जो कृत्रिम हार्मोन होता है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहां पर? सी। कौन सा हो जाएगा? सी। तो क्लियर कर लेना भाई, राइट आंसर सी। नेक्स्ट देखिए, अरे वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सी सिंचाई विधि में अधिकतम जल की बचत होती है? ऐसी कौन सी सिंचाई विधि है जिसमें अधिकतम जल की बचत होती है? ठीक है, अब देखिए, बाढ़ सिंचाई, अत्यधिक पानी, बिल्कुल देखिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। नाली, नाली में भी अपन पानी बहुत सर्वाधिक चाहिए होता है आपको, ठीक है। साथ ही साथ कौन सा रहा है? ड्रिप, जिसको अपन कहते हैं बूंद बूंद सिंचाई विधि, बूंद बूंद सिंचाई विधि। कौन सी कहते हैं? बूंद बूंद सिंचाई विधि। चेक बेसिन होता है, जो भी आपको बताया गया अभी कि चेक बेसिन कौन सा होता है। तो राइट आंसर बिल्कुल इसमें छुपा हुआ है कि कौन सी सिंचाई विधि है जो अधिकतम जल की बचत होती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ड्रिप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ड्रिप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखते जाइए, मजे आने वाला है, बिल्कुल सुपर वाला, सुपर डुपर क्वेश्चन है भैया। देखिए सुपर डुपर, हरदम यहां से क्यों प्रश्न पूछा जाता है हरदम। देखिए सिंगल सुपरफास्फेट, भैया एसएसपी की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, एसएसपी की बात हो रही है कि एसएसपी के अंतर्गत आपको फास्फोरस की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। देखिए मैं आपको यहां पर बिल्कुल क्लियर करवा रहा हूं। यूरिया जो होता है, यूरिया के अंतर्गत 46% N2 पाया जाता है, नाइट्रोजन उपलब्ध होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है डीएपी, जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। डीएपी में 46% P2O5 होता है और 18% इसके अंतर्गत आपको N2 पाया जाता है, नाइट्रोजन पाई जाती है। साथ ही साथ बात होती है सल्फर की, एसएसपी 16% P2O5 होता है और साथ ही साथ आता है भाई म्यूरेट ऑफ पोटास, एमओपी, जिसके अंतर्गत 60% K2 होता है। कितना होता है? 60% K2 होता है। तो देखिए आपका आंसर क्या है इसमें? पहचानिए आपका आंसर, बताइए, कमेंट करके बताइए कौन सा है। क्या यूरिया है? आपसे सिंगल सुपर फास्फेट पूछा है, तो सिंगल सुपर फास्फेट में कितना जा रहा है आंसर? 16%। 16 पे टिक कर दीजिए, किस पे टिक कर दीजिए? 16% पे टिक कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, फसल चक्र से सहायता मिलती है। भाई देखिए फसल चक्र, जितना अपन फसल चक्र अपनाएंगे, क्या मृदा प्रदन होता है क्या? नहीं भाई। जो फसल चक्र होता है कि बार बार फसलों को हेर फेर कर बोना, ठीक है, जिसको अपन कह सकते हैं फसल चक्र, बदलाव करके बोना, ठीक है। काम क्या होता है उससे, तो वो देखेंगे अपन। मृदा प्रदन होता है क्या? भाई मृदा प्रदन कम होता है, यदि अपन बार बार फसलों को हेर फेर करके बो रहे हैं तो मृदा प्रदन में कमी आती है, इससे नहीं होगा। मृदा प्रदन थोड़ी होता है, फसल चक्र से मृदा प्रदन कभी नहीं होता। क्या कीटों में वृद्धि होती है क्या? नहीं, कीटों में वृद्धि रुकती है, याद रखना। फसल चक्र से मृदा अपर्दन रुकता है, रुकता है। और कीट वृद्धि भी क्या होती है? रुकती है, रुकता है। कीटों की वृद्धि भी क्या होती है? रुकती है। साथ ही साथ आपका खरपतवार नियंत्रण और मृदा उर्वरता, बिल्कुल राइट आंसर कि फसल चक्र से खरपतवारों पर कंट्रोल होता है। साथ ही साथ जो सोयल की जो फर्टिलिटी है, उर्वरता है, वो उर्वरता बढ़ती है, ठीक है। तो मृदा उर्वरता बढ़ती है, ये याद रखना आपको। और एकल फसलें अलग है, ठीक है। तो समझ चुके होंगे आपका आंसर यहाँ पर कि फसल चक्र में सहायता मिलती है तो खरपतवारों का कंट्रोल होता है और सोयल की फर्टिलिटी है, तो वीड कंट्रोल एंड सोयल फर्टिलिटी, ठीक है। तो आंसर नंबर इसमें तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई कितना इजी पूछा है, 8th की किताबों में खूब दिया हुआ है भाई। रबी की फसल दिया हुआ है, खरीफ की फसल दिया हुआ है, साथ ही साथ आपको जायद की फसल दिया हुआ है। आप तो 12वीं के विद्यार्थी और जेठ में जा रहे हो, आपसे बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा। मुख्य रूप से खरीफ की फसल है, मसूर क्या है, क्या जो है, क्या अलसी है क्या, और साथ ही साथ आपसे क्या पूछा है? सोयाबीन। देखो याद रखने की ट्रिक यहां पर, वर्षा लेकर आई सोयाबीन, वर्षा लेकर आई सोयाबीन, वर्षा लेकर आई सोयाबीन।
वर्षा लेकर आई सोयाबीन, ठीक है। तो ये जो वर्षा होती है वो कौन से सीजन में हो रही है भाई? खरीफ की में। तो आंसर कौन सा जा रहा है? खरीफ। बाकी ये जो तीनों है ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। ये जो तीनों ऑप्शन होते हैं ये कौन से होते हैं? रवि के होते हैं। किसके होते हैं? रवि के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस लास्ट अपना 15 क्वेश्चन रह रहा है भाई। बाकी दिलराज जी सर आने वाले हैं, दिलराज जी सर की एंट्री होगी अभी, देखते जाइए थोड़ी देर में। क्वेश्चन क्या है अपना कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? देखो कितना नॉर्मल क्वेश्चन की बात हुई। देखो अधिकतर जो किताबों में है वो 1966 और 67 है। यहां पर आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा भाई। हरित क्रांति की जो शुरुआत है 1966 और 67 में हुई थी। हरित क्रांति का जो मेन टारगेट था वो क्या था? जो किस्में हैं उन किस्मों में उन्नति लाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात होती है कि हरित क्रांति का जनक विश्व में बात करें, देखिए थोड़ा कॉन्सेप्ट देखिए, आसपास क्वेश्चन वापस आ सकता है, प्रश्न बन सकता है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है और भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है। इन दोनों प्रश्न के आप कमेंट करके बताओगे भाई कि विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है और भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है। भाई कमेंट में बताना इसके दोनों के आंसर कि विश्व में कौन आएगा और भारत में कौन आएगा, इसका याद रखना। अब देखिए आपका ऑप्शन यहां पर 1966-67 की बात हो रही है, 1965 से 68, 65 से 68, 1975 से 1976, ये तो आपको क्रॉस कर देना है। 1955 से 1956 भाई इसको भी क्रॉस कर दीजिए। 1960 से 1961 ये भी अपनी कैटेगरी में नहीं है भाई। कैटेगरी के आसपास कौन सा है? 1966 से 1967, 1965 से 1968। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 1965 से 1968 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर फल उत्पादन में भारत का स्थान है। भाई फलों का मैटर आ गया, फलों का मैटर आ गया। इसके लिए दिलराज जी सर आने वाले हैं, तो नेक्स्ट प्रश्नों की व्याख्या दिलराज जी सर करवाएंगे, ठीक है। तो देखते जाइए। धन्यवाद सुनील जी सर। जय श्री श्याम। अब मैं आगे बात करता हूँ कौन से क्वेश्चन पे। हॉर्टिकल्चर के जो 15 क्वेश्चन हैं उस पर बात करेंगे। देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, विश्व स्तर पर फल उत्पादन में भारत का स्थान है। किसमें? फल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व स्तर पर फल उत्पादन में भारत का स्थान है तो कौन सा है? देखो पहला ऑप्शन है पहला, जबकि पहला तो किसका होता है? चीन का है, ठीक है। दूसरा किसका है? भारत का। तो इसका जो आंसर जाता है वो कौन सा जाएगा? भारत का, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा? दूसरा। विश्व स्तर पर फल उत्पादन में भारत का स्थान है, कौन सा है? दूसरा। फल का ही नहीं है जबकि सब्जी का भी दूसरा स्थान है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया बाग लगाते समय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चयन के लिए प्राथमिक विचार नहीं है? इस पर ध्यान देना, क्वेश्चन पे नहीं है पूछा है, यानी जो भी नया बाग लगाते हैं तो उसमें क्या क्या ध्यान रखा जाता है। तो वो सबसे पहले देखो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है मिट्टी की गहराई, इसका ध्यान रखा जाता है। जल निकास वाला स्थान का चयन किया जाता है, ये सही है, ठीक है। दूसरा, बाजार से निकटता, बाजार से पास में रखी जाती है वो, ठीक है। तीसरा है फसल चक्र, इसका ध्यान नहीं रखा जाता है, ये प्राथमिक विचार नहीं है, जबकि ये कौन सा है? द्वितीयक है। दूसरा है, फिर आगे नेक्स्ट, परागकारी किस्मों की उपलब्धता यानी पॉलिनाइजर किस्मों का चयन, ठीक है। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा गया है नया बाग लगाते समय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चयन के लिए प्राथमिक विचार नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? खेत में फसल चक्र, ये कौन सा है? द्वितीयक विचार है, जबकि जो बाकी जो सब जो ऑप्शन दे रखे हैं वो कौन से हैं? प्राथमिक है,
ठीक है, आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पे देखते हैं, उस पे चर्चा करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। आम के जो दैहिक विकार है उसमें से पूछा है, आम में वैकल्पिक फलन चक्र किसमें, आम में वैकल्पिक फलन चक्र को तोड़ने में कौन सा पौध वृद्धि नियामक सबसे प्रभावी है। इसमें तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश में इधर देख लो तो कौन सा एकांतरण फलन, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज जो किस पे बात कर रही है, वो कह रही है एकांतरण फलन की बात कर रही है। इसमें देखो, आम में वैकल्पिक फलन चक्र को तोड़ने में कौन सा पौध वृद्धि नियामक सबसे प्रभावी है, तो पहला ऑप्शन है जिब्रेलिक एसिड। ये नहीं है, ये क्या करता है, फलों में क्या करता है, आकार बढ़ाने का काम करता है। किसका, फलों का आकार बढ़ाने का कार्य करता है। दूसरा देखो, जो पेक्ला ब्यूट्राजोल है, ये एकांतरण फलन की समस्या को दूर करने का कार्य करता है। तीसरा है एथेफोन, जिसको एथिलीन इथाइलिन कहते हैं, ये क्या करता है, फलों को पकाने वाला हार्मोन है। फिर आगे नेप्थलिक एसिटिक एसिड, जिसको बोलते हैं NaA, ये काम क्या करता है, आम और जो सीट्रस होता है, सीट्रस जो फल है उसमें क्या करता है, पुष्पन को जड़ने से रोकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर जाता है वो कौन सा, पेक्लोब्यूट्राजोल। ठीक है, आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नींबू प्रजाति, देखो निम्नलिखित में से कौन सी नींबू प्रजाति, कौन सी नींबू प्रजाति अपनी उच्च रस सामग्री, किसके लिए, एक तो रस सामग्री के लिए जानी जाती है और मुख्य रूप से विश्व में प्रसंस्करण उद्देश्यों के लिए उगाई जाती हो। ऐसी कौन सी वैरायटी है जो विश्व में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के रूप में और फल रस के लिए उगाई जाती हो। देखो तो नागपुर मंदारिनी, किन्नो मंदारिनी, वेलेंसिया नारंगी, कागजी नींबू। ठीक है, तो इसका जो आंसर जाता है वो कौन सा हो जाएगा, वेलेशिया। अब ये देखो, ये वेलेशिया जो वैरायटी है ये पछेती वैरायटी है। ठीक है, उसके अलावा ये जो ग्रीनिंग डिजीज जो लगता है तो उसका भी ये एक इंडिकेटर वैरायटी है। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो, व्यावसायिक केले की खेती में रोग मुक्त रोपण सामग्री, कौन सा, रोग मुक्त रोपण सामग्री सुनिश्चित करने के लिए कौन सी प्रसार विधि को प्राथमिकता दी जाती है। केले में पूछा है व्यावसायिक स्तर पर रोग मुक्त यानी वायरस मुक्त पौधे कौन सी विधि या कौन से प्रवर्धन की विधि से तैयार होते हैं, वो ये जो क्वेश्चन यही पूछना चाहता है। देखो पहला जो ऑप्शन है प्रकंद विभाजन, जो राइजोम का जो प्रवर्धन होता है वो कौन सी, अदरक और हल्दी होती है, उसका प्रवर्धन किससे होता है, राइजोम से। ठीक है, तलवार सकर्स हो गया और ये जो जल सकर्स, ये दोनों कौन से हो जाएंगे, केले में। और जो इससे वायरस मुक्त पौधे तैयार किए जाते हैं किससे, उत्तक संवर्धन, यानी टिश्यू कल्चर से जो पौधे तैयार होते हैं वो कौन से होते हैं, वायरस मुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे का, प्रयुक्त खाद्य भागों के आधार पर भिंडी एबेलेमोस्कस एस्कुलेंटम, जो इसका वैज्ञानिक नाम है, किस श्रेणी की सब्जी है, यानी किसके आधार पर, खाने के भाग के आधार पर बताना है कि भिंडी कौन सी सब्जी है। तो देखो उसमें कौन सा है, पहला ऑप्शन है जड़ वाली, जड़ में कौन सी आ जाती है, तो देखो इसमें आ जाएगा मुख्य रूप से गाजर और मूली। दूसरी जो फल है, फल खाते किसका है, सोलेनेसी कुल की जो सब्जियां हैं उनका क्या खाया जाता है, फल, जिसमें देखो मुख्य रूप से टमाटर, बैंगन, मिर्च और ये एक भिंडी का भी फल ही खाया जाता है। उसके अलावा फूल वाली जो है, जैसे फूल गोभी और पत्तेदार सब्जियों में पालक। ठीक है, तो इसका जो आंसर जाता है कौन सा, फल वाली सब्जी है।
ठीक है, आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर किस प्रकार का फल है? तो इसमें फल प्रकार पूछा है, कौन सा है? तो देखो, ड्रुप, ड्रुप किसका फल प्रकार है? फलों का राजा जिसको अपन कहते हैं आम, उसका है। पॉम किसका है? तो ये किसका है? सेब का। बेरी, बेरी में जितने भी जो गुच्छे में फल आते हैं वो सभी का क्या होता है? बेरी। ठीक है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा अपने जैसे क्वेश्चन में पूछा है टमाटर। फिर हेस्पेरेडियम, जो नींबू वर्गीय जितने भी होते हैं उनका सभी का फल प्रकार क्या है? हेस्पेरेडियम। तो इसका इसमें क्वेश्चन में पूछा है टमाटर किस प्रकार का फल है, तो किस प्रकार का है? बेरी। ठीक है, आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सरी से पूछा गया है। देखो, सब्जी नर्सरी प्रबंध में डैम्पिंग ऑफ रोग को मुख्य रूप से नियंत्रित किया जाता है। तो देखो, डैम्पिंग ऑफ होती है तो ये नर्सरी या पौधशाला की मुख्य बीमारी है। ठीक है, होती किससे? ये देखो, डैम्पिंग ऑफ के बारे में बात करते हैं, इसको हिंदी में आर्द्र गलन रोग भी कहते हैं। ठीक है, नर्सरी की मुख्य बीमारी है। कौन सी बीमारी है ये मुख्य बीमारी? होती किससे है? कवक से। और उस कवक का नाम क्या है? तो पीथियम स्पीसीज या पीथियम एपिडी टर्मिनेटम है। ठीक है, तो देखो अभी इसमें क्या पूछ रहा है, सब्जी नर्सरी प्रबंध में डैम्पिंग ऑफ रोग का मुख्य रूप से नियंत्रित किया जाता है उच्च आर्द्रता बनाए रखने से। नहीं होगा, उच्च आर्द्रता से तो ज्यादा हो जाता है। बुआई से पूर्व पहले मिट्टी का शोरीकरण, यानी इसमें क्या किया जाता है? स्टरलाइजेशन किया जाता है, जिसमें क्या करते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेलिन 0.1% से किया जाता है। पौध घनत्व में वृद्धि, यह भी नहीं होगा, और बार बार सिंचाई भी नहीं करनी चाहिए। तो इसमें जो आंसर जाता है वो कौन सा? बुआई से पहले मिट्टी का शोरीकरण। आगे जो नेक्स्ट करते हैं बात, कौन सा क्वेश्चन आता है? यह है अलंकृत बागवानी से, एमेरेंथम, एमेरेंथस या एमेरेंथम किस प्रकार का पौधा है? तो देखो, ये किस प्रकार का है? पेड़ है क्या? देखो, अब पेड़ में कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे अर्जुन हो गया, सीता शोक हो गया, वो सभी आ जाते हैं। लता में कौन सा आ जाता है? जैसे मनी प्लांट हो गया, रंगून क्रीपर हो गई। झाड़ी में एमेरेंथम आ जाएगा। ठीक है, और वार्षिक पौधे में जैसे जीनिया, कोचिया, पोर्चुला का, जीनिया, कोचिया, पोर्चुला का। ठीक है, तो इसका जो आंसर जाता है कौन सा? एमेरेंथस या एमेरेंथम कौन सा पौधा है? एक झाड़ी। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें देखो, व्यावसायिक गुलाब की खेती में कौन सी प्रसार विधि यानी प्रवर्धन सबसे अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? देखो, वैसे तो गुलाब में कटिंग से करते हैं प्रोपोगेशन, पर ये पूछ रहा है व्यावसायिक स्तर पे, तो इसमें जो आंसर है वो कौन सा है? टी बडिंग है। बाकी ऑप्शंस पे बात कर लेते हैं, जैसे तने से तो देखो इसमें अनार भी आ जाएगा। ठीक है, अंजीर भी आ जाता है। ठीक है, स्टेम कटिंग से। आगे वायु गुट्ठी जिसको एयर लेयरिंग भी बोलते हैं, उसमें आ जाएगा अनार मुख्य रूप से। बीज से पपीता। तो इसका जो आंसर जाता है वो कौन सा है? टी बडिंग से। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। जीरा किस कुल से संबंधित है? देखो, जीरा किस कुल से संबंधित है? तो देखो, इसमें जो दे रखा है पहला पिपरेसी, पिपरेसी कुल किसका है? तो ये है ब्लैक पेपर का। किसका है? ब्लैक पेपर, जिसको कहते हैं काली मिर्च, काली मिर्च। और इसी को क्या कहते हैं? मसालों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, मिर्टेसी, ये पढ़ाई होगा तुमने सभी ने, अमरूद का होता है। एपीएसी जिसका दूसरा नाम अम्बिलेफेरी भी है। ठीक है, ये किसका हो जाता है? इसमें जीरा। ठीक है, जीरे का कौन सा होगा? एपीएसी। और रूटेसी जितने भी सीट्रस ग्रुप्स के जितने भी है फल, उन सभी का कौन सा हो जाएगा?
रूटेसी। तो जीरे का कौन सा है आंसर? एपीएसी या मेली फेरी। आगे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, औषधीय औषधि वाले पौधों से पूछा गया है, औषधीय तैयारियों में अश्वगंधा। अब अश्वगंधा का वानस्पतिक नाम विथानिया सोमनीफेरम होता है। को मुख्य रूप से पौधे के किस भाग, यानी वो पूछा है कि अश्वगंधा का कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है, के लिए महत्व दिया जाता है। यानी इसमें बताना क्या है, अश्वगंधा जिसका वनस्पतिक नाम क्या है, विथानिया सोमनीफेरा, और इसमें विथेनिन और सोमनीफेरम क्या पाई जाता है, एल्केलॉइड पाया जाता है। तो इसका क्या उपयोगी भाग है उसके बारे में पूछा है। तो देखो पत्तियां इसका नहीं होता है। फल फल देखो, फल या बीज जो होता है किसका है, रतन जोत का है। किसका है? रतन जोत का है। ठीक है। इसकी पत्तियों में तो देखो ग्वारपाठा। उसके बाद जड़ों में किसका हो जाएगा, अश्वगंधा का। और क्लोव जो होता है उसी का क्या काम में लेते हैं, फूल। ठीक है। तो इसका जो आंसर जाता है कौन सा, जड़ के द्वारा। ठीक है। आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मशरूम प्रजाति भारत में तापमान नियंत्रित सुविधाओं के बिना वर्ष भर उगाई जाती है? देखो, जो मशरूम का जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ है, सोलन में, सोलन हिमाचल प्रदेश में। मशरूम की खेती ऐसे टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे ये करके तापमान को संतुलित करके किया जाता है। जैसे नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है 25 से 30 डिग्री चाहिए। अब देखो इसमें जो पूछा गया है कि बिना वर्ष पर उगाई जाती, किसमें, तापमान नियंत्रण के बिना ही उगाना है। तो देखो पहला ऑप्शन है बटन मशरूम, दूसरा है सिका सीटा के मशरूम, तीसरा है ओएस्टर मशरूम, चौथा है दूधिया मशरूम। तो इसका जो आंसर जाता है वो कौन सा, ओएस्टर मशरूम। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी से, जैसा कि फर्स्ट ग्रेड वाले पेपर में भी सॉल्व करवाया था एग्रीकल्चर व्याख्याता में, उसमें भी मधुमक्खी से पूछा गया था। अब पहले डली हुई क्लास है उसमें भी देख सकते हो आप। मधुमक्खी पालन में रॉयल जेली है, तो उसमें पहला ऑप्शन है पौधों के रेजिन से मधुमक्खियों द्वारा एकत्रित उत्पाद, दूसरा है श्रमिक मधुमक्खियों की हाइपोफेरिजीनियल ग्रंथियों से स्त्राव। ठीक है। तो देखो मधुमक्खी पालन में जो रॉयल जेली का जो निर्माण कौन करता है, तो कौन करता है, श्रमिक करता है। और वो जो किससे बनाता है, जो उसके जो टांगे होती है उसमें क्या पाई जाती है, वैक्स ग्लैंड्स, जिनको मोम ग्रंथियां कहते हैं, उसी से किसका निर्माण होता है, रॉयल जेली का। और रॉयल जेली कौन खाता है, रानी। ठीक है। आगे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें फलों की जेली बनाने में उचित जेल निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक आवश्यक है? अभी थोड़ी देर जस्ट बाद में ही शिव जी सर आने वाले हैं जो पशुपालन के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है। तो अभी देखो इसमें कौन सा बात कर रहे हैं क्विज के ऊपर, जेली, यानी जेली के लिए क्या आवश्यक होता है, आवश्यक घटक। तो जेली के लिए देखो कौन सा सबसे आवश्यक घटक है, तो पेक्टिन है। किसका है, पेक्टिन का। साइट्रिक अम्ल आवश्यक घटक नहीं होगा, इसका आंसर क्या जाता है, पेक्टिन। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये पशुपालन का है, शिव सर करवाएंगे इसको सॉल्व। ठीक है। धन्यवाद। लो। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज अपने
जो टॉपिक पर बात चल रही है वो 2025 जेट वाले पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है। इससे पहले मेरी क्लास से पूर्व आप लोगों ने देखा है कि दिलराज जी सर, सुनील जी सर ने एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर से संबंधित जितने भी पेपर में क्वेश्चन थे वो हल करवा दिए हैं। अब बारी है एनिमल हस्बेंड्री यानी कि लाइव स्टॉक। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अपना जो एनिमल हस्बेंड्री का फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन क्या है? सामान्यतः 400 किलोग्राम शारीरिक भार वाले गाय की दैनिक शुष्क पदार्थ किलोग्राम की आवश्यकता क्या होगी? ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर लेक्चरार में 2026 में पूछा है, यानी कि अभी हाल ही में एग्रीकल्चर लेक्चरार का जो पेपर हुआ है उसके अंतर्गत इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि प्रतिदिन के हिसाब से या प्रतिदिन अगर गाय भैंस को जो शुष्क पदार्थ की मात्रा यानी कि जो शुष्क पदार्थ दिया जाता है वो प्रतिदिन कितना दिया जाता है, और वजन पर यानी कि जैसे 100 किलो के भार पर किसी भी गाय भैंस का वजन अगर 100 किलो है तो उसको कितना देंगे, और यहाँ पर वजन कितना पूछ लिया 400 किलो, यानी कि 400 किलो का कोई भी पशु है तो उसको प्रतिदिन शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी दी जाएगी। तो याद रखना कि 100 किलोग्राम पर लगभग 2.5 केजी प्रतिदिन, कितना प्रतिदिन 2.5 केजी प्रतिदिन के हिसाब से शुष्क पदार्थ की मात्रा दी जाती है। और यहाँ पर क्या पूछा है 400 किलोग्राम, तो 400 किलोग्राम में 4 से इंटू कितना हो जाएगा 2.5, तो कितना हो जाएगा ये लगभग 10 किलो के, कितना हो जाएगा लगभग 10 केजी। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा मित्रों 10 केजी। 5 गलत है, 15वां भी 18वां भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया का कौन सा समूह आमतौर पर डेयरी पशुओं में गलघोटू रोग के लिए उत्तरदायी होता है? यानी कि इसका क्वेश्चन का क्या तात्पर्य है कि गलघोटू जो रोग होता है वो कौन से बैक्टीरिया के माध्यम से होता है। देखिए भाई इसको सुने, क्वेश्चन को समझे। माइकोबैक्टीरियम पाचुरेला बोविसेप्टिका, क्लोस्ट्रीडियम टोबियाई और बेसिलस एंथ्रेक्सिस। ये तो हो गया एंथ्रेक्स रोग। क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई ये रोगजनक है ब्लैक क्वार्टर का, और पाचुरेला बोविसेप्टिका यह है गलघोटू। अपना आंसर क्या चला जाएगा पाचुरेला बोविसेप्टिका। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चर्चा करते हैं। प्रमुख और विशाल, सुने भाई क्या बोल रहा है ये, प्रमुख और विशाल जिसका माथा कैसा हो, लंबे माथा विशाल, माथा कैसा बता रहा है विशाल, लंबे लटकते हुए कान, कान कैसे बता रहा है लटकते हुए, और सींग जो विशेष रूप से आधा चांद जैसे घुमावदार होते हैं। यह किस गाय की नस्ल की विशेषता है? आप लोगों ने गिर नस्ल की कहानी सुनी है। गिर नस्ल जो है उसका ललाट उभरा हुआ है, यानी कि माथा कैसा होता है उठा हुआ, कान उसके लंबे और पत्ती के समान नीचे की ओर लटके हुए होते हैं, और उसके सींग जो हैं अर्धचंद्राकार के होते हैं। कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार के। और गिर जो नस्ल है इसे अजमेरी, बहमान व रेंडी गाय के नाम से भी जाना जाता है। गिर नस्ल को शर्मिली गाय के नाम से व ब्राजील गाय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा गिर नस्ल। थारपारकर सिंध क्षेत्र पाकिस्तान की नस्ल है और राजस्थान के अंदर जैसलमेर में सर्वाधिक पाई जाती है। और थारपारकर जो नस्ल है इसकी प्रमुख विशेषता है कि गायों की नस्लों में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता जो पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है? थारपारकर नस्ल में। मालवी नस्ल एमपी का मालवा क्षेत्र, कहाँ की नस्ल है? एमपी का मालवा क्षेत्र। जिलों की बात की जाए तो रतलाम मंदसौर जिला, कौन सा जिला होगा? रतलाम मंदसौर जिला।
और ये जो मालवी नस्ल है, इस नस्ल के बैलों का या इस नस्ल का सर्वाधिक क्रय विक्रय झालावाड़ के अंदर झालरा जो पाटन है वहां पर एक मेला लगता है। उस मेले का नाम है चंद्रभागा पशु मेला। उस मेले के अंदर सर्वाधिक मालवी नस्ल की बैलों तथा मालवी नस्ल का सर्वाधिक क्रय विक्रय किया जाता है, जो पशु मेला चंद्रभागा जो पशु मेला लगता है। तो अपने जो प्रमुख विशेषताएं बताई थी, विशाल माथा यानी कि ललाट उभरा हुआ, लंबे लटकते हुए कान, सींग जो है अर्ध चंद्राकार के या घुमावदार जो सींग बताए गए, तो ये सब नस्ल की किस नस्ल की प्रमुख विशेषता है? गिर नस्ल की। क्लियर? इसी को शर्मिली गाय के नाम से जाना जाता है। इसके सींग जो होते हैं अर्ध चंद्राकार के होते हैं। क्लियर? चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पशु की आयु जानने का विश्वसनीय संकेत है? भाई पशु की आयु ज्ञात करने के कौन कौन से मेथड है? सबसे पहले उस पर चर्चा करते हैं। देखो, अपन फर्स्ट बात करते हैं तो आकारिकी को देखकर। फर्स्ट मेथड आकारिकी। दूसरी बात की जाए तो खुरों के माध्यम से। तीसरी बात की जाए सींगों के छल्लों के आधार पर। और फोर्थ दांतों द्वारा। कई बार जेट के अंदर पूछा जाता है कि पशु की आयु ज्ञात करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, तो सर्वोत्तम मेथड भी क्या है? दांतों द्वारा। सर्वोत्तम मेथड क्या है? दांतों द्वारा। कई बार जेट के अंदर पूछा। अब सुने भाई, आकारिकी में क्या करते हैं कि जो पशु होगा उस पशु का क्या करते हैं? आकारिकी के अंतर्गत पशु के शरीर को बाह्य रूप से देखकर अनुमान लगाया जाता है कि इस पशु की आयु कितनी होगी और ये पशु कैसा है। तो ये तो हो गया कौन सा मेथड? आकारिकी के आधार पे। और आकारिकी जो है इसके आधार पर पशुओं की जो आयु ज्ञात की जाती है, तो ये विधि कौन सी हो गई? अवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? अवैज्ञानिक। दूसरी अपन बात करते हैं खुरों के माध्यम से। तो खुरों के माध्यम से भी पशु की वास्तविक आयु का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि जो पशुपालक होते हैं जब पशुओं को पशु मेले के अंतर्गत अगर वो बेचने जाते हैं तो पशु के खुरों को रेगमाल के माध्यम से घिसकर और उन पर तेल लगाकर या पॉलिश करके उसकी चमक बढ़ा दी जाती है। तो ये भी कौन सा मेथड हो गया? अवैज्ञानिक तरीका। कैसा मेथड होगा? ये भी अवैज्ञानिक। नेक्स्ट, सींगों के छल्लों के आधार पर। देखो, सींगों के ऊपर जो रिंग बनती है, छल्ला जो बनता है वो गायों के अंदर अस्पष्ट जबकि भैंसों के अंदर स्पष्ट रूप से बनता है। तो छल्ले जो बनते हैं ये बनते हैं, प्रथम छल्ला भैंस के अंदर 3 वर्ष की आयु में प्रथम छल्ला बनता है। इसके बाद प्रत्येक वर्ष नया छल्ला, यानी कि प्रथम छल्ला जो बनेगा वो बनेगा 3 वर्ष में। इसके बाद जितने भी छल्ले बनेंगे वो कितने दिन पर? प्रत्येक वर्ष। यानी कि जो छल्ले की जो संख्या है ये भी एक अवैज्ञानिक तरीका है। इसके माध्यम से भी पशु की आयु ज्ञात करना या वास्तविक आयु का अनुमान लगाना असंभावित है। तो दांतों द्वारा अगला अपन बात करते हैं। दांतों द्वारा जो पशु की आयु ज्ञात की जाती है यह मेथड सर्वोत्तम है और दांतों द्वारा ही पशुओं की आयु का अनुमान लगाया जाता है। ये वास्तविक अनुमान होता है। पशुओं के अंदर दांतों द्वारा जो पशु की आयु ज्ञात की जाती है वह कौन से दांत होते हैं? कर्तन दांत। यानी कि पशुओं के अंदर आयु ज्ञात करने का सबसे उपयुक्त जो मेथड है वो कौन सा होगा? दांतों द्वारा। और दांतों के अंदर भी कौन से दांत? कर्तन दांत। और कर्तन दांत आपने सूत्र पढ़ा है, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, अस्थायी और स्थायी दांतों के आधार पर आप लोगों ने देखा होगा दोनों के सूत्र अलग अलग होता है। स्थायी दांतों का सूत्र विन्यास और अस्थायी दांतों का सूत्र विन्यास। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? दांतों की संख्या के आधार पर, दांतों की संख्या और उनके उगने का क्रम, उनके जो क्रम उगते हैं यानी कि प्रथम जोड़ा, द्वितीय जोड़ा, तृतीय जोड़ा, चतुर्थ जोड़ा, उस जोड़े के आधार पर पशु के दांतों को गिना जाता कि पशु के दांत जबड़े के अंदर कर्तन स्थायी दांतों की संख्या कितनी हो गई, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, उसके आधार पर पशु की क्या की जाती है?
आयु ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट, गर्भावस्था की जांच। गर्भावस्था की जांच के लिए पशुओं में गर्भाशय की स्थिति को महसूस करके कौन सी साधारण जांच की जाती है? यानी कि पशु की गर्भावस्था की जांच करने के लिए या गर्भाशय की स्थिति को महसूस करने के लिए कि अपन ने जो भी पशु का गर्भ धारण करवाया है उसका गर्भ ठहरा या नहीं ठहरा, उसकी जांच करवाने के लिए अपन कौन से मेथड, तो उसका आंसर क्या चला जाएगा? रेक्टल पल्पेशन विधि का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विधि का? रेक्टल पल्पेशन विधि का। क्लियर? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, साइलेज निर्माण के लिए या साइलेज निर्माण के दौरान किण्वन फर्मेंटेशन को बढ़ावा देने के लिए सामान्यतः कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? यानी कि जो साइलेज है उस साइलेज के अंतर्गत या उसका फर्मेंटेशन यानी कि उसको सड़ाने के लिए अपन कौन से पदार्थ का प्रयोग करते हैं? नमक, चूना, यूरिया? नहीं। किसका? आप लोगों ने देखा है कि चारे को रसीला और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसे वायु रहित क्षेत्र में साइलेज को तैयार किया जाता है। इसमें गुड़ का घोल बनाकर उसके अंतर्गत मिलाया जाता है ताकि उसका फर्मेंटेशन आसानी से हो और वो पशु बड़े उसे चाव से खाएं। तो गुड़ का मिश्रण प्रयोग में लिया जाता है। किसके लिए? साइलेज के फर्मेंटेशन या किण्वन के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, मशीन द्वारा। देखो, दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि है वो पूर्ण हस्त दोहन विधि है, चुटकी विधि, अंगूठा विधि। देखो उसके मेथड सुने भाई। एक तो होता है मशीन द्वारा, इसका प्रयोग किया जाता है बड़े डेयरी फार्मों पर। दूसरी अपन बात करें हाथों द्वारा। हाथों द्वारा चुटकी विधि है, अंगूठा विधि है और पूर्ण हस्त दोहन विधि है। अब इसको सुने भाई डिटेल्स। दुग्ध दोहन की दो मेथड है, एक तो है मशीन द्वारा। मशीनों द्वारा दुग्ध दोहन की क्रिया वहां पर प्रयोग में ली जाती है जिन पशुओं का दुग्ध उत्पादन अधिक हो तथा बड़े बड़े डेयरी फार्म हो। उन क्षेत्रों के अंदर दुग्ध दोहन के लिए किस मेथड का प्रयोग किया जाता है? मशीन द्वारा। मशीन द्वारा दुग्ध दोहन पर होगा क्या कि एक तो स्वच्छ एवं साफ दुग्ध उत्पादन होता है, इसी के साथ इसकी एक हानि भी है। अगर समय पर दुग्ध दोहन के अंतराल में समय पर मशीन को बंद ना किया जाए, किसको बंद ना किया जाए? मशीन को, तो दुग्ध के साथ रक्त आना प्रारंभ हो जाता है। दुग्ध के साथ रक्त आना प्रारंभ हो जाता है। तो मशीन द्वारा दुग्ध दोहन का कार्य वहां पर किया जाता है बड़े डेयरी फार्मों तथा जिन पशुओं का दुग्ध उत्पादन क्या हो? अधिक हो। हाथों द्वारा दुग्ध दोहन की विधियों में अपन बात करें चुटकी विधि द्वारा, तो चुटकी विधि द्वारा दुग्ध दोहन की क्रिया जो है उन पशुओं में की जाती है जिन पशुओं में छोटे थन हो। कैसे थन हो? छोटे थन वाले पशुओं में चुटकी विधि का प्रयोग किया जाता है तथा बड़े थन वाले पशुओं के अंदर अंतिम दुग्ध की मात्रा निकालने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? चुटकी विधि का। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अंगूठा विधि जो है दुग्ध दोहन की। अंगूठा विधि भारत में सबसे ज्यादा और सर्वाधिक प्रचलित विधि है, परंतु अंगूठा विधि के माध्यम से पशुओं को कष्ट अधिक होगा और पशुओं के थनों के अंदर गांठें बन जाती तथा थनैला रोग जैसे रोग होने की संभावना अधिक रहती है। तो पशु को सर्वाधिक कष्ट होने के कारण या गिठाने बनने के कारण पशु अपने दुग्ध को पूरा नहीं उतार पाता, इसलिए यह विधि भी अवैज्ञानिक है। अब अगली अपन बात करें पूर्ण हस्त दोहन विधि। इस विधि को दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि के नाम से जाना जाता है और सबसे अच्छा मेथड जाना जाता है और ये कई बार जेट के अंदर पूछा गया, कई बार यानी कि लगभग 15 से 20 बार पेपर के अंदर आ चुका है कि दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। यहां पर अपन क्वेश्चन की बात करें कि मशीन द्वारा दुग्ध निकासी में कौन सा भाग प्राकृतिक चूसने की क्रिया की नकल करता है? तो प्लेस्टर। कौन करता है बेटा? प्लेस्टर का प्रयोग जो है वो दुग्ध को चूसने यानी कि सकिंग करने का कार्य जो करेगा वो कौन करेगा? प्लेस्टर। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। कौन सा कुकुट, मुर्गी पालन से भाई, कौन सा कुकुट रोग एक विषाणु से होता है जिसमें गर्दन का मुड़ना और लकवा जैसे लक्षण प्रकट होते हैं? एक विषाणु जनित मुर्गियों के अंतर्गत ऐसी विनाशकारी या भयानक रोग जो है, उस रोग का नाम क्या है? रानीखेत। रानीखेत रोग का दूसरा नाम है न्यूकेसल। इस रोग के कारण पक्षियों के जो शरीर में लकवा या पैरालाइसिस हो जाता है, ये पक्षी जो हैं एक कोने में बैठ जाते हैं, एक आंख बंद करके निठाल से बैठे रहते हैं। तो इन पक्षियों के अंदर जो लकवा और अपनी गर्दन को मोड़कर बैठने का जो रोग के लक्षण है, वो कौन से रोग के हैं? रानीखेत। और रानीखेत रोग विषाणु जनित है। किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा। इसके लिए अगर एक मुर्गी के अंतर्गत या एक मुर्गी फार्म में एक मुर्गी को भी अगर ये रोग हो जाए तो पूरे मुर्गी फार्म के नष्ट होने की संभावना रहती है, इतना भयानक रोग है। तो मुर्गियों का प्रमुख रोग भी कौन सा हो गया? रानीखेत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बात करते हैं। कौन सी भेड़ की नस्ल उत्तम ऊन के लिए जानी जाती है और राजस्थान की मूल निवासी है? देखो, अगर भारत में बात की जाए कि सबसे बारीक ऊन किस नस्ल की है, तो भारत के अंदर अपना आंसर क्या चला जाएगा? चोकला। अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व में सबसे बारीक ऊन किसकी होती है? स्पेन की। अभी एग्रीकल्चर लेक्चरर वाले 2026 वाले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बारीक ऊन किस नस्ल की पाई जाती है, तो आंसर क्या गया? चोकला। और चोकला नस्ल में की सबसे बारीक ऊन पाए जाने के कारण इसे क्या कहते हैं? राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। राजस्थान की क्या कहते हैं? इसको मेरिनो कहते हैं। इसी के साथ राजस्थान की मेरिनो के साथ साथ ये नस्ल शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है, और शेखावाटी क्षेत्र चूरू, झुंझुनू, सीकर का जो क्षेत्र कहलाता है, वहां पर उस क्षेत्र को कहा जाता है छापर, इसलिए इस नस्ल को छापर के नाम से भी जाना जाता है। मारवाड़ी जो नस्ल है, भेड़ों की नस्लों में सबसे लंबा सफर तय करने वाली, भेड़ निष्क्रमण से सर्वाधिक प्रभावित होती है और पड़ोसी राज्यों में गमन करती है। इस नस्ल की प्रमुख पहचान होती है कि इसका जो मुख है वो काले रंग का होगा। कैसा होगा? काले रंग का। जैसलमेरी नस्ल राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है और कठिन परिस्थितियों में भी अपना जीवन यापन कर लेती है। मालपुरा राजस्थान के टोंक, सवाई माधोपुर व जयपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो नस्ल पाई जाती है, उस नस्ल का नाम क्या है? मालपुरा। इस नस्ल को मुख्यतः मांस के लिए पाला जाता है। किसके लिए? मांस के लिए। तो अपना जो क्वेश्चन था कि सबसे उत्तम ऊन के लिए राजस्थान के अंदर कौन सी नस्ल को, या सबसे महीन या बारीक ऊन जो होगी वो कौन सी नस्ल होगी? चोकला। भारत और राजस्थान दोनों की बारीक ऊन चोकला। और अगर विश्व की पूछ लिया जाए तो विश्व की नस्ल कौन सी हो जाएगी? मेरिनो हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? मेरिनो। जो कहां की नस्ल है? स्पेन की नस्ल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। किस ऊंट की नस्ल को गति और सहन शक्ति के कारण सवारी के लिए उपयोग किया जाता है? यानी कि ऊंट की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसे सवारी ऊंट, यानी कि सवारी ऊंट के लिए अपन एक शब्द काम में लेते हैं ऊंटों के लिए, उस ऊंट को बोला जाता है लद्दू ऊंट। क्या बोलते हैं? लद्दू ऊंट। और प्रजनन के लिए जिस ऊंट को पाला जाता है उस ऊंट को बोला जाता है माही ऊंट। क्या बोला जाता है? माही ऊंट। तो लद्दू ऊंट के रूप में किस नस्ल को पाला जाता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो जैसलमेरी नस्ल है वहां पर सेनाकर्मी, पुलिसकर्मी व बीएसएफ के जवान रेगिस्तानी क्षेत्रों में यातायात के लिए या आने जाने के लिए कौन सी नस्ल का प्रयोग करते हैं? जैसलमेरी की। बाकी ये दो नस्लों की और विशेषता बता देता हूं। बीकानेरी जो नस्ल होती है, इस नस्ल का भूमि से लेकर थूथन तक जो इसकी ऊंचाई होती है वो होती है 10 से 12 फीट। इसके अलावा इसकी प्रमुख विशेषता होती है बीकानेरी नस्ल की कि इसके
जहां पर भी सिर का जो अंत होगा, यानी कि कपाल जहां पर भी खत्म होता है, सिर के मध्य वाले भाग में एक गड्ढा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गड्ढा पाया जाता है, और इस गड्ढे को कहा जाता है स्टॉप। क्या कहा जाता है? स्टॉप। मेवाड़ी जो नस्ल है, मेवाड़ी नस्ल की विशेषता है कि इस नस्ल का जो निचला होठ होता है वो लटका हुआ होता है। तो इसी के साथ 2025 जेट वाला पेपर आपका सॉल्यूशन, और इसी के साथ सुनील सर ने, दिलराज जी सर ने और अपने एनिमल हस्बेंड्री को अपन ने हल कर दिया है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर क्लास में किसी भी क्वेश्चन पर अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमारे को बताएं। धन्यवाद।